Hello everyone. Today we have three wonderful guests. They have a great gift of wit, a great sense of humor, and they are an emerging masterpiece of comedy. Today we have our three guests, Mr. Sunil, Ms. Ruchi Jha, and Mr. Shlok Oza. We are thrilled to have all three of you with us today. Thank you. तो अब हम क्वेश्चंस का सिलसिला चालू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको आपके लाइफ के किस पॉइंट पे ऐसा लगा कि आपको कॉमेडी फील्ड में अपना करियर परस्यू करना है, आपको कॉमेडियन बनना है? कॉमेडी फील्ड ऐसी है कि आप शुरुआत में ओपन माइक करते हो और डायरेक्टली कॉमेडी शुरू नहीं कर देते हो सब कुछ छोड़ छाड़ के. अब साइड में भी कुछ साइड हसल चालू रखना पड़ता है, जैसे कॉलेज है, जॉब है. बाकी ज़्यादातर कॉमेडियन जॉब शुरू रखते हैं. एक बार करियर में आपका 5-6 साल हो गया और कॉमेडी में आप सस्टेनेबल अमाउंट कमा पा रहे हो तो फिर जॉब छोड़ के कॉमेडी फुल टाइम परस्यू करते हैं. मेरे साथ तो ये होता कि हाँ ऑफ कोर्स मैं भी कॉलेज में थी, मैं MBA कर रही थी और मैं एक ओपन माइक देखने गई थी. तो जो मैंने देखा तो फिर मेरे को लगा कि ओपन माइक ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद आपके घर के आसपास कभी चांस लग जाती है. तो वो ओपन माइक मेरे घर के बहुत पास होता था, जहाँ मेरा हॉस्टल था उसके काफ़ी पास होता था. तो मैं हर संडे वेडनेसडे चले जाती थी, 2 ही दिन होता था वहाँ पे. तो 2 बार मैं गई, तीसरे बार मेरे को लगा मेरे को भी करना है, अच्छा लग रहा है देखने में. तो फिर मैं वहाँ गई. तब तो नॉर्मल ओपन माइक आप ऐसा है, कॉमेडी फील्ड ऐसा है कि एक बार अगर आप स्टेज पे चढ़ जाओ ना तो उसका मज़ा बहुत अच्छा है. ठीक है, वो छूटेगा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है आपको वो वहाँ पे जाना. फिर ऐसे करके और ओपन माइक्स के बारे में पता लगाया. तो यही प्रोसेस होता है, ओपन माइक करते जाओ. फिर मैं अहमदाबाद आ गई तो फिर वो ओपन माइक्स कर रही हूँ. हाँ, तो बस यही था. सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट क्वेश्चन था सर. जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम फ्रेंड्स के बीच में वही सब कि किसी का कभी मजाक बना दिया कहीं पे, मतलब वही कि अपने आसपास जितने भी लोग थे उनको हंसाना अच्छा लगता था, वो था. फिर कॉलेज के ही एक ने यहाँ पे देखा कुछ NSS की कोई ट्रॉफी रखी थी. मैं NSS कैंप में गया था एक, तो वहाँ पे कल्चरल इवेंट करते थे हम शाम को. तो बाहर से कोई आर्टिस्ट आए थे और वो बीमार थे और होस्ट जो थी वो मेरी ही क्लास की थी. उस आर्टिस्ट को 10 मिनट का गैप चाहिए था, तो उसने मेरा नाम अनाउंस कर दिया और मैं चला गया स्टेज पे. तो मैं उधर क्या बोल रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट स्टेज आंखों के सामने ब्लैंक एकदम. और गांव था तो पहला स्टेज भी ट्रैक्टर की ट्रॉली थी वो गाँव में. उन्होंने वैसे स्टेज बनाया था, वहाँ से शुरुआत हुई थी. सर आपका कोई ऐसा बेस्ट जोक जो आपको बहुत पसंद आया हो, ऐसा कोई बीट जो आपको मतलब एक कोई भी शो में सही चला हो, ऐसा कुछ? मेरा तो एक ही था यार, बिहारी वाला मेरा मेरे को जिससे जिससे मेरा जो रीज़न है मेरे फॉलोअर्स बढ़े या वो था, वो बिहारी वाला ही बिट था. और फन फैक्ट है कि बिहारी वाला बिट गुजरात में चलता नहीं था. मैं जब दिल्ली में करती थी तो वो बहुत फटता था. फिर मैं गुजरात में आई तो वो लाफ आती थी, हल्का फुल्का आता. तो मैं एक पॉइंट में मेरे को लगा कि मैं शायद ड्रॉप भी कर दूँ, कुछ तो कमी हो गई है. फिर मैंने बोला कि नहीं, शायद ये गुजरात शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इतना अवेयर नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है यहाँ पे. जैसे गुजरात में राजस्थान वालों को बहुत आइडिया है, बट अब दिल्ली में जाकर वही जोक करो तो फिर वो थोड़े हो जाते कि हाँ ठीक है. तो वही सेम चीज़ थी. फिर जब मैं दिल्ली में रिकॉर्ड कराया तो बहुत फट गया. फिर जब मैंने उसको देखा मैं गई तो अच्छा लग रहा है. और बोलते ना कि जो होता है हो ही जाता है. फिर मैंने उसे डाल दिया इंस्टाग्राम पे. मेरे बर्थडे के 2 दिन डाला था मैंने, 2 दिन बाद, और फिर वो वायरल हो गया. पहली वीडियो वायरल हो गई. फिर दूसरी डाली, दूसरी पे थोड़ा कम था. फिर तीसरी मैंने फिर बिहार के ऊपर डाली, फिर वो भी वायरल हो गई. तो मेरे लिए तो मेरा बिहार ही है जिसमें कंटेंट लिख सकते हैं. ना यहाँ पे अहमदाबाद से तो बहुत प्यार नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा. मैं कह रही हूँ जोक की बात कर रही हूँ मैं. रिलेट नहीं कर पा रहे लोग गुजरात से, ऐसा कुछ नहीं है. सर आपकी कोई ऐसी स्क्रिप्ट या मतलब सेट आपका? मेरा मैंने जो यूट्यूब पे डाला है अभी वही था लाइक फर्स्ट जो मुझे याद है और जिससे मुझे लोग जानने लगे, वो मैंने अभी यूट्यूब वीडियो से हटा दिया है. डस्टबिन पे एक जोक था, जो रास्ते पे ब्लू एंड ग्रीन रहते हैं उस पर एक जोक था. वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और वो चलता भी बहुत था हर जगह. वो बड़े बड़े शोज में परफॉर्म किया, वो जोक मुझे बहुत अच्छा लगता था. वो यूट्यूब पे अपलोड किया, फिर उसमें से वो एक ही जोक था जो हटा लिया, बाकी पड़ा है सब कुछ.
पर्सन आपका कोई चीज़? मैंने भी जो यूट्यूब वीडियो डाला है, मैं जब स्क्रीन टाइट था तब था वो वो मेरा पहला सेट था, और वो ऐसा सेट था कि वो कभी बॉम्ब नहीं हुआ, कि कभी ख़राब नहीं गया। मैं बड़े बड़े शोज़ में भी वो करता था, और उससे ही मेरे को रिकॉग्निशन मिली थी कि हाँ ये अच्छा करता है, तो वही। सर कोई एक आइडिया या कोई एक ऑब्जर्वेशन जो होती है सर, जैसे कि आपने कोई चीज़ देखी तो सर उसको आप जोक में कैसे कन्वर्ट करते थे? मतलब आपने कोई एक चीज़ देखी, कोई इंसिडेंट हो रहा है तो उसको आपने जोक में कन्वर्ट किया, वो प्रोसेस कैसे होती सर, एक बार आप समझा सके तो? लाइक मेरा ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो अगर दूसरों के साथ भी हुआ है, वो देखा है, तो उसके ऊपर सोच सकते हैं। जैसे मैं अगर डस्टबिन वाले जोक की बात करूँ तो मेरा घर यहीं पे पास में ही है, तो मैं जब भी शोज़ वगैरह पे जाता हूँ तो ये BRTS में जाता हूँ। जो डस्टबिन वाला है वो BRTS पे जो LED स्क्रीन लगा होता है वहाँ पे ऐड चल रहा था, और मैं उस टाइम शो पे ही जा रहा था, तो तभी मेरे दिमाग में आया, मैं तुरंत मैं शो पे जाके वो जोक कर भी दिया और वो चल गया। वैसा ही है कि अचानक से दिमाग में आएगा, उसका एक कोई उसके अपोजिट का कोई थॉट आएगा, फिर जाके कि एक वे में लोग सोचते हैं किसी भी चीज़ को देख के, उसके अगर डिफरेंट वे में हम सोच पा रहे हैं तो वो भी फनी वे में वो तो बाद में ऐड हो भी सकता है, तो फिर वो जो पैसा बना सकते हैं उसको। जैसे कि मेरा जो स्क्रीन टाइट वाला सेट था, तो पहले तो वो एक जोक ही था, एक जोक जैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए उस पे पर एक एक जोक आपको ऐसा सेट बनाना पड़ता है कि हमें हमारे लाइफ एक्सपीरियंस हर बार फ़नी नहीं होते, पर फ़नी बनाने पड़ते, तो ऐसे उसे फ़नी बना के ऐसे। जैसे मैं एक ऐड करता हूँ, मेरा एक तो रैपिडो से भी बहुत बार ट्रैवल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक फर्स्ट जोक मिल जाएगा कि ये मेरे साथ हुआ है। अब वो 1 मिनट तो नहीं डाल सकते, कहीं पर कर भी नहीं सकते 1 मिनट, तो उसको 8-10 मिनट का बनाना हो तो वो आगे सोचना पड़ता है कि अब आगे इसमें क्या हो सकता है, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, वैसा वाला सोच के भी कर सकते हैं। कि हमारे साथ 5 मिनट का इंसिडेंट ही हुआ होता है, हाँ, उसको और हम बताते 20 बनाना 20-25 पड़ता मिनट का है। है। और हाँ। मेरे वाली बात है उस पर, तो मेरे सारे ही जोक्स मेरे ही ज़िंदगी के मोस्टली होते हैं, क्योंकि एक ही दो जोक है जो मैंने इमेजिन करके लिखा है। अब ऑब्वियसली जो इन लोगों ने कहा कि छोटा सा इंसिडेंट होता है फिर उसे बड़ा बना दिया जाता है, किसी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो काम मैंने ही किया है और फिर मुझे बहुत हंसी आई कि यार ये मैं क्यों किया है, और ऐसी उल्टी पलटी चीज़ें मेरे दिमाग में आती भी है, और फिर जब वो बनाने बैठते हैं तो कभी कभी एक लाइन उसकी फ़नी होती है और उसके बाद आप टैग्स ऐड करते हो कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो रिलेटेबल कॉमेडी होता है जो पता नहीं हम तीनों में कुछ कुछ करते हैं, बहुत लोग हैं जो करते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक जॉनर कभी पकड़ ही नहीं पाती, तो जो मेरी ज़िंदगी में होता है उसी पे जोक बन जाता है। इवन जो मिर्ज़ापुर वाला जोक है, मेरे बॉस ने खुद से मुझसे पूछा था कि क्या बिहार में अभी भी उतना ही क्राइम है, तो मैंने रिप्लाई उनको नहीं दिया था, बट दिमाग में जोक बन गया था कि अरे हाँ सर है, तो वैसी चीज़ चलती रहती है। तो सो अब ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर है या कॉमेडियन है जो आपको मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसकी तरफ आप देखते हो, यू लुक अप टू देम, ऐसा कोई बॉलीवुड कॉमेडियन या ऐसा कोई? मेरे को तो सब पसंद है। मेरे को जाकिर खान बहुत, जब मैं तो बहुत छोटी नहीं थी, मतलब ऐसे हो जाएगा, जब मैं 10th 11th में थी तो उनका दिल्ली गर्ल वाला वीडियो आया था, तो उससे मुझे पता नहीं था स्टैंड अप क्या होता है, कैसे करते हैं, बट मेरे को सब देखते थे। तो मैं 11th में थी और मेरे भाई बहुत देख रहा था कि दीदी देखो, और मेरे घर पे वो शिखा वाला बिट उसका वायरल हो रहा था, तो सब ऐसे शिखा मेरे घर में फैमिली फंक्शन में मजाक कर रहे थे हम कजन्स में। तो फिर मैंने वो वीडियो देखी और मेरे को वो बहुत अच्छा लगा कि यार ये कितना कूल चीज़ है यार, कि वो बस खड़ा और कोई प्रोसेस नहीं पता कि अच्छा इसको स्टैंड अप कॉमेडी बोलते, ये बोलते, वो बस एक था कि यार ये करने को मिल जाए। और तब मैं कॉमर्स लेके पढ़ रही थी, नहीं ये करने को मिल जाए तो लाइफ सेट है यार। लेकिन तो उसके बाद से अब तो मेजरली ऐसा होता है कि अगर मेरे को किसी का कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर, जैसे मुझे जाकिर खान बहुत पसंद है, मेरे को उपमन्यु बहुत पसंद है, कभी कभी मुझे बस्सी भी बहुत अच्छा लगता है, और जो नए कॉमेडियंस आते हैं उन लोगों का एक एक जोक है जो मुझे हमेशा याद रह जाता है कि यार ये जोक तो जिसने मारा है वो मेरा फेवरेट सा बन जाता है। जैसे मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे इनका पता ही नहीं था, तो शुरू करने के बाद मुझे किसी ने बोला कि तू इनके जैसे करता है, ये वीडियो देख, उन्होंने नाम लिख के दिए थे मुझे सारे। तो एक पॉइंट होता है स्टार्टिंग का कि
स्टार्टिंग का 1-2 साल होता है तब तो सारे ही कॉमिक को इंस्टा पे फॉलो करके रखते हैं कि अरे मुझे करना है, तो जितने ही 200-500 सब फिर धीरे धीरे कम करते हैं। फिर फेवरेट बनता है, पहले सब रहता है। फेवरेट बनता है और कुछ लोग तो एकदम बहुत ही ज्यादा वो हो जाते हैं फेवरेट। हाँ कि यार जैसे अभी 3-4 जो बड़े नाम है, जाकिर खान, अभिषेक उपमन्यु, बस्सी, ये सब लोग तो सबके ही फेवरेट है। ये 3-4 लोग तो बट कुछ है जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते, जैसे प्रत्युष चौबे है, देवेश दीक्षित है, मानिक महाना है, इन लोग को ज़्यादा नहीं जानते। उनको वो लोग जानेंगे जो स्टैंड अप में है, करते हैं, वो तो जानेंगे ही। उनके वो फेवरेट होता है, मुझे उनके वो फेवरेट। और इवन जो मतलब मैं अपने टाइम से कहती हूँ कि जब मैंने को भी 1.5-2 साल होने को आया, तो मुझसे जो सीनियर्स है जो 5-3-4 साल से कर रहे हैं, जो अब वीडियो निकाल रहे हैं, उनके वीडियो बहुत ज़्यादा फनी होते हैं। मतलब फॉर द एल्गोरिथम रीजन से वो चलते नहीं, बट वो इतने फनी होते हैं कि वो पहुंच नहीं पा रहे अभी तक, बट वो जब वो रीच करेंगे तो पता चलेगा। सबकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से सबका वीडियो डालना डिले हो गया था, तो अब जब एक साथ आ गया तो लोग समझ नहीं पा रहे क्या देखे क्या नहीं देखे, ऐसा है। मैंने शुरू किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि ये स्टैंड अप ऐसे यूट्यूब पे मिलता है। मेरे पापा वो लाफ्टर चैलेंज पूरा दिन देखते थे। तो ऐशान कुरैशी, राजू श्रीवास्तव, तो उसी से पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे पापा ने लाफ्टर चैलेंज वो सारी सीजन देखी हुई, वो अक्षय कुमार वाली भी देखी है जो फ्लॉप हुई। तो उधर से ही आया आइडिया कि ये करना चाहता हूं। एक पुराना जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आता था, उसमें एक आता था नसीम विक्की करके, वो कैरेक्टर था, वो पैसे की कमी नहीं, वो कैरेक्टर मुझे बहुत फनी लगता था। फिर एक कॉमेडी सर्कट में शकील सिद्दीकी, वो भी बहुत फनी। ये लाइक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, लेकिन यहाँ पे आके जब कर आज भी बहुत ही फनी लगते हैं। टीवी से जब हमने शुरुआत देखना शुरू किया था, टीवी की बात है तो भारती मेरे को बहुत पसंद थी। भारती मतलब वो अब उसके व्लॉग्स भी देखो तो वो इन जनरल ही फनी इंसान है वो, तो मेरे को भारती बहुत पसंद थी। कपिल बहुत पसंद है। ये दोनों का मेरे को लगता है, कपिल अपने शो से पहले एक बिट करते थे हर बार, कॉमेडी नाइट स्टार्ट होता वो बिट करते थे। तो उन्होंने दिवाली पे एक बिट की थी कि यार सब ना बड़े बड़े जब दुकानदार होते हैं तो बड़े बड़े मिठाई के टाइम सुनते हैं, और अगर उन्हें बोल दो कि 1 पाव काजू कतरी चाहिए तो इग्नोर कर देते हैं। तो उस टाइम फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोलूँ कि 4 किलो मिठाई, तो वो हाँ बोले तो मैं कहीं 1 किलो दे देता। तो ये जब वो कर रहे थे तो मेरे पापा बहुत हंस रहे थे, और मेरे को हम दोनों को बहुत मज़ा आया था उस टाइम पे। तो वो बिट पहले देखती थी, अब समझ आता कि वो स्टैंड अप का बिट है, लिखा गया था। वो लगता था भाई ये तो लगता था ये इसके साथ हुआ, हाँ ये सब कुछ बोल रहा है। अब वो पता चल रहा है कि अरे इसमें तो लिखा हुआ है, मतलब इसके राइटर ने लिखा हुआ है, बट वो बिट था। एक लाफ्टर चैलेंज में था पहचान कौन कर, वो बहुत वायरल हुआ था, तो तब वो मेरे पापा के साथ देखता था। और वो बिट थोड़ा एडल्ट था, फिर भी हम पूरे खानदान में वो चलता था नहीं? हाँ, उस टाइम टीवी पे इतना फर्क नहीं पड़ता। अब पता नहीं इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग काफी कॉन्शियस हो गए। अब वो टीवी पे नहीं कर सकते, पहले वो फ्रीडम थी। नाउ अब ये इन जनरल लाइफ में जो नॉट रिलेटेड टू कॉमेडी फील्ड, बट इन जनरल लाइफ में जब आपके चैलेंजेस आते हैं, आप प्रेशर फील करते हो, स्ट्रेस फील करते हो, तब आप खुद को कैसे इनकरेज करते हो, आप खुद को कैसे लिफ्ट अप करवाते हो? हम स्टेज पे चले जाते हैं। कि जो रेगुलर स्टेज टाइम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट, वो टाइम पे तो सब भूल जाएंगे। अब वो है कि पहले तुम स्ट्रेस में थे, स्टेज पे गए, अच्छा गया, अब तुम खुश हो। खराब गया तो अब वो स्ट्रेस है। उसके पहले वाला भूल गए, अब खराब गया वो स्ट्रेस है कि अब मुझे कल अच्छा करना पड़ रहा है। तो ये लूप चलता रहता है। और ऐसे मतलब हमारे पास से अचानक से प्रेशर आता है कभी कभी। तो जैसे अब तो रोज ऑलमोस्ट हम रेगुलरली ओपन माइक्स करते हैं, तो हम करते रहते हैं। जब वीडियो वायरल हो जाती है ना, स्ट्रेस तो तब आता है क्योंकि हम वो 5 मिनट तो 1 साल से कर रहे हैं। अब तो वो 5 मिनट दे दिया दुनिया को, अब हम क्या करें?
तो वो कि स्ट्रेस ज़्यादा ऐसा होता है है कि लिखे। मेरे जो 1 घंटा है उसमें से 5 मिनट ही ना पसंद आया, पर 45 मिनट जो है तो पता नहीं। तो पता नहीं ना इन्हें। अब जब बिहार वाला पार्ट था वो तो डाल ही दिया सब, अब वो एक्सपेक्ट करे कि बिहार वाला, अब तो लिखा ही नहीं है बिहार वाला कुछ अच्छा, तो वो स्ट्रेस ज़्यादा होता है। बट ऐसे कॉमेडियंस इन जनरल डिप्रेस रहते ही हैं, मतलब वैसे भी, क्योंकि वैसे वो फैक्ट है कि हम बहुत खुश दिखते हैं और है खुश रहते हैं, वो नहीं, बट एक अंदर का, पर हमारा वो है कि हम एक दूसरे के लूप होल्स पे मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन कि तेरे को क्या गाली आई, मेरे को ये आई लेकिन अंदर से तो इंसान ही है बट वो थोड़ा, मतलब क्योंकि वो सीन हमें थोड़ा हेल्प करता है कोप अप करने से। बाकी तो फिर वो तो टेंशन ही है कि जॉब कब छोड़ेंगे, फुल टाइम कब करेंगे, हर बार वो। बट ये अच्छी चीज़ भी है, जॉब में कुछ बुरा होता है तो आपको लगता है मेरे पास दूसरा ऑप्शन फिर अब यहाँ बॉम्ब होते हो तो लगता है वही करते हैं यार। मैंने छोड़ दी थी 4 महीने पहले कि अब तो यही करेंगे। मैं कल से वापस ज्वाइन कर रहा हूँ कल सुबह 10 बजे कॉमेडी इज वेरी, दिखने में कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है कि अरे भाई इसकी तो क्या जिंदगी होगी, कुछ नहीं कर रहा वो, नौकरी कर रहा है उसके बाद ओपन माइक कर रहा है। कॉमिक्स का यही है कि एक बार थोड़े पैसे जमा हो गए कि अब जॉब नहीं चाहिए, फिर पता चला दूसरे महीने कोई शो ही नहीं आया। वही है। नवंबर में मैंने बहुत शोज किए, दिसंबर में अभी तक मतलब 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं, और अभी आगे पता भी नहीं कि कब क्या होगा। यही चीज है। तो मतलब वो एक टाइम के बाद आती है पता आपके नहीं क्या पास। कुछ शो कभी ऐसा हो कि पूरा महीना चला गया कि हम बैठे रहते। मैंने पहले ऐसा था कि 1-2 महीने अच्छे अच्छे शो आ रहे थे, फिर 1 महीना ऐसा है कि मैंने पापा से पैसे ही नहीं मंगाए थे कि अब तो मैं फिर 2 महीने कोई शो ही नहीं आया तो ऐसा होता है। वो एक सस्टेनेबिलिटी और ऑडियंस वाइड पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कॉमेडियंस को। सर कभी ऐसा हुआ है कि आप शो में गए और फिर आप भूल गए कि मैं क्या बोलने था, कौन सा सेट से मैं कैसे चालू करने वाला, बट सर फिर आपने कुछ भी करके, मतलब आप क्या करते थे, वो वहाँ से चले जाते थे, शो मतलब स्टेज छोड़ देते थे, या फिर वहाँ ही रह के कुछ और आप ट्राई करते थे कि मैं इसको कैसे, अब बिगड़ गया है उसको कैसे अब नया रिन्यू कर पाऊँ? शुरुआत में होता था ये सब कुछ। मैं जब फर्स्ट ओपन माइक में रजिस्टर किया था तो मैं कॉलेज में ही था उस टाइम, और लॉ गार्डन के पास एक कैफ़े है, वहाँ पे मेरा शो था। मैं कॉलेज से घर चला गया, वापस 2 बजे लॉ गार्डन चला गया कि रिहर्स करेंगे। मैं कान में ईयरफोन डाल के अपने ही जोक्स, कि आसपास वालों को ये ना लगे अपने आप से बात कर रहा है तो अपने ही जोक्स ऐसा रिपीट कर रहा हूँ। फिर 7 बजे ओपन माइक था, वो ओपन माइक पे पहुँचा, मेरा नंबर आया 11 बजे, 11 साढ़े 11, क्योंकि उसमें वो मिक्स माइक था, वहाँ पे म्यूजिशियन भी थे, पोएट भी थे। म्यूजिशियन लोग लंबा लंबा खींच लेते तो मैं बैठा रहा था, मुझे लगा था ये हो जाएगा 5-6 मिनट, लेकिन मैं 2.5 मिनट में उतर गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा ही था जब मैं स्टेज पे था। मुझे कुछ नहीं पता, ऑडियंस ने हैकल किया, मैं थैंक यू बोल दिया क्या हो रहा था उधर। बस ये शुरुआत में 1-1.5 साल तक ऐसा होता है, प्रेशर में रहते कि अरे भूल जाएंगे तो लिख के ले जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहेगा, कोई कुछ बोल दिया ऑडियंस में से हैकल कर दिया तो फिर वहाँ पे भूल जाएंगे अब इसको क्या बोलूँ मैं ऐसा तो था, मैं दिल्ली में एक कैफ़े में परफॉर्म करी थी, और तो ऐसे छोटा सा कैफ़े था कनॉट प्लेस में, तो ऑफन हम ऐसे बाहर से ऑडियंस ढूंढ के लाके बैठा देते थे। तो मेरे को ज़्यादा टाइम हुए नहीं थे, 4-5 महीने हुए होंगे, मैं अपना जोक कर रही हूँ, उसने ना सामने से एक बंदे ने कुछ अच्छा कमबैक दे दिया मेरे से अच्छा था तो पूरी ऑडियंस उसकी तरफ चली गई, फिर मैंने कुछ कमबैक दिया, फिर मेरी ऑडियंस इस तरफ आ गई, फिर उसने अच्छा दे दिया। तो वो करने के बाद ना ये लड़ाई तो मैंने कर ली, लेकिन उसके बाद मुझे समझ है कि अब 4 मिनट क्या करूँ, क्योंकि फ्लो टूट गया, सब खराब हो गया। तो ये मेरे साथ अभी भी होता है, कोई टोक देता है ना तो या तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ कि छोड़ो जाने दो, क्योंकि मेरे साथ वो है कि मैं भूल जाऊँगी। और अगर ये आई थिंक बहुत कॉमेडियंस का होता है कि फ्लो हमारा टूट गया ना, कि आप एक वो जोक वैसे ही रहेगा पर लाफ नहीं आएगा, फिर उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ कमी रह गई। तो मेरे को बहुत डर लगता है कि मत बोलो यार, वरना मैं अभी तक भूल जाती हूँ कि यार या फंबल हो जाता है अगर किसी ने हल्का सा भी कुछ टोक दिया या फिर कुछ बोल दिया, अच्छा भी बोला या बुरा भी बोला,
तो अच्छा भी नहीं चाहती कि मत बोलो, वो भी डर लगता है मेरे को। मत बोलो, चुप रहो, मैं अपना टाइम ले रही हूँ। मतलब क्राउड इंटरेक्शन बहुत लोग कर लेते हैं, इवन पोस्टिंग कर लेते हैं। आपके फैमिली में मतलब जब आपने बोला कि आपको कॉमेडी फील्ड में जाना है, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया, तब उनका क्या रिएक्शन था इस मामले में? मतलब शुरुआत में तो कॉलेज में थे, तो कॉलेज के साथ करते थे। जैसे ही कॉलेज के बाहर निकले तो ये भी करते थे, और साथ साथ में थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे थे। तो जब घर वालों को पता चला कि हाँ पैसे तो आ रहे हैं, तो वो खुद सामने से फ़ोन करके पूछ ले रहे कि लेट हो रहा है तो खाना रख देती हूँ। ऐसा ही, इसीलिए हम कुछ मना नहीं करते। ये फायदा अहमदाबाद में है, दिल्ली में सभी गरीब मर रहे कॉमेडी। यहाँ पे पैसे आने लग गए थे। बट मेरे घर में तो पता ही नहीं था कि कुछ करती है, कुछ नहीं पता था, उन्हें कुछ बता के नहीं रखा था कि यार क्या, हाँ मतलब बताया ही नहीं। मैं क्या झूठ मूठ का परेशान होंगे, मैं तो बोल देती थी 9 बजे माइक पे रहती थी, हाँ खा के सो गई, तो उसका डिस्टर्ब ना हो। तो फिर अभी जब वीडियो वायरल हुई तो साला वो गाँव में वायरल हो गई कि मेरे गाँव वाले लोगों ने देख ली। तो मेरे चाचा वो सब मम्मी को बोलने लग गए कि अरे ये तो अच्छा है, क्या करती है, ये करती है। तो उन्होंने कभी रोका नहीं, बट उन्हें ये भी था कि इससे थोड़ी ज़िंदगी बनेगी। और क्योंकि मैं बैंक में काम करती हूँ तो उनको लगता है अरे तुम करो ना, इतना अच्छा है। तो बहुत ऐसा भी हुआ कि अभी मेरी दीदी की शादी थी, तो लोगों पापा ने ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि अरे ये बैंक में काम करती है, और उधर से उन्होंने देखे अरे हाँ हमने तुम्हारी वीडियो देखी है। तो उस टाइम मेरे पापा वैसे हो गए कि ये कुछ होता है क्या? हाँ होता है। मैं ज़्यादा उनको परेशान भी नहीं करती, अब बताती भी नहीं कि अरे मैं ना बहुत बड़ी आदमी बच्चों की, मेरे को बहुत डर लगता है करना। तो वैसा वो रहता है। मैंने तो बताया नहीं था। मैंने पहली बार कब बताया पता है? मेरी हैबिटाट में रिकॉर्डिंग थी, हैबिटाट में। तो ना मेरे खाते में 10,000 रुपये थे और रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए थे 20,000। तो तब मैंने कॉल किया, पापा मैं कॉमेडी करूँ तो 10,000 रुपया चाहिए। तो तभी ऐसा इंट्रोड्यूशन हुआ। तो अब फिर उन्हें अच्छा भी लगा मुझे। मैंने इसलिए नहीं बताया था, क्या पता अच्छा नहीं थे। फॉर माई सरप्राइज उन्हें बहुत पसंद है। और मेरी मम्मी ने मेरे वीडियो इतनी बार देख लिए कि अब मैं बोलता हूँ कि अब मत देखो यार। कि मेरे सामने तो मत ही देखो। ये होता है जब उनको अच्छा, कि जो मेरा दूसरा सेट है वो पापा के ऊपर ही है, जो पापा के ऊपर ही जोक्स बनाए थे। तो फिर मैंने एक बार पापा को दिखा रहा था अभी करती क्या है करके, तो मैंने दिखाया तो उनको बहुत मजा आ गया कि अरे हाँ यार ये तो अच्छा करती है, तो मजा आता है। तो वो उन लोग का है, बट वही पापा लोगों का है कि वो मुंह पे नहीं दिखा सकते ना कि अरे कर इसको, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है। मेरे पापा ने मेरे को कल रात को ही बोला कि तेरा कोई वीडियो तो दिखा। अरे वो तो बढ़िया है यार। मैंने जब फर्स्ट टाइम बताया वो मेरा फेवरेट जोक है उनका कि हाँ कि मेरी माँ भी मेरे को मारी डाली गई। वो मेरे को इतना अच्छा लगा था कि हाँ ये बहुत बढ़िया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया था घर पे, तब वही है ना कि पहले घर पे बताना पड़े क्योंकि कॉलेज के बाद लड़का कहाँ जा रहा है रात को 11-12 बजे आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम बताने से पहले 3 दिन तक तो यहीं पे पास में घर के पास कोई गार्डन था, उधर चला गया था। मतलब 3 दिन रोज जाता रहता था कि क्या बताऊंगा। वो दिमाग में ही सब सोचता था कि पापा ये बोलेंगे तो मैं वो बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, भाग जाऊंगा। पापा का एक छोटा सा वो एक चीज पता है कि अपने को पैटर्न पता होती है। पापा को बस इतने से हल्की टोन में बोलना होता है पापा। वो फिर आगे बार बार पूछेंगे बोल क्या बात। तो उनको मैंने जब बोला कि फर्स्ट टाइम में वो कुछ काम कर रहे थे, बोला कि पापा को ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी करने का है। उनने ऊपर ही नहीं देखा, बोले कर ले। मैं इतना सोच के आया हूँ ये जवाब दे दूंगा। तो मैंने सब कुछ नहीं, सब बोले मेरा तो ऐसा हुआ था, मेरा जो गुजराती रील वाला वीडियो था वो ऐसे गुजरात में बहुत वायरल हुआ था कि मीम पेज, मेरे पापा के फ्रेंड्स ग्रुप में वो वीडियो आया था और मेरे पापा को उसके थ्रू पता चला था कि मैंने वीडियो डाली है। ये पापा फ्रेंड्स ग्रुप में लिख रहे ये तो मेरा बच्चा है। इस पे तो पापा मेरे को वीडियो डाली, मैं कहा मुझे तो दिखा, मेरे को दोस्तों ने दिखाई यार। तो वो ये होता है क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका गुजरात साइड हुआ है, मेरा बिहार साइड हुआ था, तो मेरे परिवार पे भी ये चीज हुई थी। तो मुझे अभी तक नहीं पता किधर हुआ कुछ तो पंजाबी में लिख गुजराती में, कोई बिहारी में लिख रहा है जिन का नाम प्रिंस है। चल रहा है बहुत खतरनाक। मेरा तो गांव में फेमस हुआ, मैं भावनगर में था
तो इधर ऐसे ही बैठा था तो एक बंदा आके बोला ये हंसा बेन ये तंता जोए लो मैं कहा फोटो पढ़ा मैं कहा पढ़ाई अरे अभी वही हो रहा है यार, लाइक कोई तो ऐसा मिल जाता है कि सामने देख रहा है उसको पता है। मुझे बीआईटीएस पे एक बार कॉलेज के कुछ बच्चे मिल गए कि तुम्हारा वीडियो छोड़ो, यार किधर दिख लिया। अरे अच्छा लगता है। मैं जब मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं ना अभी रिसेंटली गाँव गई थी ना, तो मैं पटना स्टेशन पे 10 मिनट तक खड़ी रही थी कि कोई पहचान क्यों नहीं रहा यार। ये तो यही तो वायरल हुई हूँ यहाँ से कोई क्यों नहीं देख रहा। बट फ्लाइट में एक बार मेरे साथ हुआ था कि जो मेरे साथ बैठे थे पटना उतरने से पहले उसने बोला था। और ये मेरे साथ कम हुआ है, जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके साथ ज़्यादा हुआ है कि इवन कॉमिक्स भी मेरे को एक दो आगे बताए कि अरे उसने बोला ऐसा कि उसको जानता है। मैं कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहे यार तो मैं पसंद हूँ तो मेरे पास आओ। जैसे मैंने अभी भैया के दीदी की शादी में डांस किया था तो भैया के साथ, तो उन्होंने स्टोरी डाली तो उनके किसी पुराने सीनियर ने मैसेज किया कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी आई थी शादी में तो भैया कह रहे बहन है मेरी तो ऐसा हुआ है। तो मेरे घर वाले वो लग रहे कि भाई ऐसा क्या कर दिया इसने अचानक से, क्योंकि घर वालों को समझ नहीं आता ना उस टाइम पे। मतलब घर वालों को तो फिर भी समझ आता है, ये जो रिलेटिव वाला दुनिया है ना ये थोड़ा सा वो रहता है कि आप कितना भी अच्छा रहा। अरे उससे भी नहीं जा, उससे भी उनको प्रॉब्लम ही है, पैकेज से भी प्रॉब्लम ही है उनका। ये यार बाहर जब जाते हैं वापस आते हैं तो बोलते हैं अरे वो ये बोल के गए हैं अंकल क्या करना है अब आगे। अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा मौका मिले जहाँ कोई जिंदा मीन्स लाइव या जो अभी इस दुनिया में नहीं है ऐसे कोई कॉमेडियन के साथ आपको वर्क करने का चांस मिले, तो वो आप ऐसे कौन सी पर्सनैलिटी होंगी जिनके साथ आप वर्क करना चाहेंगे? लाइक राजू श्रीवास्तव ऐसे थे जिन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था कि एक प्लेट खाने बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उन्होंने लाया था। हाँ वो मेला वाला सेट भी उनका बहुत अच्छा था कि मेले में शॉप्स की वो कैंडी लटकी है वो बात कर रही है, उनको कैसा फील हुआ होगा। एक बार तो मैं पहले कोई इवेंट वगैरह का काम करता था स्कूल या कॉलेज के साथ में, तो इवेंट ही था उधर, मैं गया था और मैंने देखा कि ये कुछ टाटा का कुछ 50 सालों में ऐसा कुछ वहाँ पे राजू श्रीवास्तव परफॉर्म करने आए थे। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था और मैं छुप के पीछे जाके चला गया और मैं देखा सामने 1500 लोग हैं, पीछे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी मस्ती में परफॉर्म कर रहे हैं उनको मज़ा आ रही है। बस वहाँ पे देखा था उनको परफॉर्म करते हुए। आपने अपने इस करियर में, इस जर्नी में ऑफ बिकमिंग अ कॉमेडियन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? कोई ऐसा कि नहीं हो रहा है मुझसे या उतनी स्टारडम नहीं मिल रही, तो आपने कौन से चैलेंजेस ऐसे फेस किए हैं? चैलेंजेस कभी लगे ही नहीं कि थे, क्योंकि मज़ा ही इतना आ रहा था। चैलेंजेस मेरे साथ एक बार हुआ था जब जैसे मैं बताई थी मैं दिल्ली में कर रही थी, मैं MBA कर रही थी, तो MBA ख़त्म हो गया मेरा और मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई और मुझे अहमदाबाद आना पड़ा। उस टाइम मैं बहुत फेस कर रही थी कि यार पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो फिर तब मैंने जब उनको मैसेज किया, फिर यहाँ आया, यहाँ जब मैं आई तो फिर थोड़ा टाइम तक तो ये सब हुआ, बट मैंने काफ़ी जल्दी ग्रैब कर लिया था मेरे को बहुत टाइम नहीं लगी थी, मतलब बस मैं ओवर थिंक ज़्यादा कर रही थी। बट आई वॉज लकी कि यहाँ पर कॉमेडी सीन था। अगर मेरा लोकेशन कोई और शहर आ जाता तो शायद मेरे को ज़्यादा शायद कॉमेडी रहता भी नहीं, अगर कोई ऐसा शहर आ जाता जहाँ कॉमेडी। हाँ ये भी हो सकता था, बट उसके लिए भी लोग चाहिए ना कि आप अकेले एक रूम भी नहीं चालू कर सकते, आपको कॉमिक्स होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे आके धीरे धीरे फिर चीज़ें सकता, तो वही मेरा मेजर चला था जब सिटी चेंज हुई थी। बट कभी कभी लगता शायद अहमदाबाद ही लकी था क्योंकि वायरल मैं यहीं पर हुई, वहाँ पर शायद नहीं होती। सर आपका कोई एकदम ऐसा मोस्ट मेमोरेबल सेट या कोई परफॉर्मेंस जो आपको बहुत एकदम ऐसा याद रह गया हो कि हाँ ये बहुत सही गया था, या सर ऐसा कोई शो जो आपको बहुत ही पसंद आया हो कि हाँ ये शो मेरा ऑडियंस सही थी, ऐसा कुछ भी आपको सर पसंद आया हो ऐसा? तो बेस्ट जोक तो मेरे को वो लगता है कि एक मेरा ओपनिंग जोक मैं हर बार करता था, एक प्लेयर आदमी वाला जोक था कि मैं प्लेयर आदमी, मेरे को लड़कियां तो नहीं पर जानवर लोग ज़रूर लाइन देते हैं। जैसे कि मैं ज़ू में गया था, वहाँ पेंगुइन्स थे और एक पेंगुइन मेरी तरफ देखता है, अपना मुंह खोलता है, कहता है यूज़ मी। हाँ ये जोक बहुत फनी लगता था मेरे को, और ये लिख के मेरे को बहुत प्राउड भी होता है, ये बहुत फनी है। बाकी कुछ जोक ऐसे भी होते हैं कि आपको उतना फनी नहीं लग रहा पर स्टेज पे बहुत चल जा रहा है। हाँ तो ये जोक था। और शो ऐसा था कि मैं विपुल गोयल के शो में एक बार ओपन कर रहा था,
तो वो शो में बहुत किया था। और उस शो में पहली बार एक बंदा आया और मेरे से बोला कि आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो वो शो सबसे अच्छा था। मेरा फेवरेट जोक मैंने अभी रिसेंटली मैं राजस्थानी कभी खाया नहीं था मैंने दाल बाटी, तो पहली बार मेरे को यहाँ के कॉमिक से ज़बरदस्ती दाल बाटी खिलाने लेके गए थे माइक के बाद, किया था चलो चलो, तो दाल बाटी तो खाई पर मेरा बहुत मस्त जोक बन गया उसके बाद से। तो वो जोक यहाँ तो करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ हर बार वो उस पार्ट पे वो फटा ही है आज तक कि जो भी जोक है वो मैं बता नहीं रही अभी, बट अच्छा था वो दाल बाटी के ऊपर जोक था वो बहुत। और जबकि मुझे दाल बाटी अच्छी भी लगी थी खाने में, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने इतना हाइप क्रिएट कर दिया था कि घर जाके मेरे को बहुत गुस्सा था, भाई इतनी अच्छी तो नहीं थी लेकिन उसके जोक वो मुझे बहुत पसंद था। और अगर शो की बात करें तो बहुत मतलब अगेन दिल्ली में ही हुआ था, मेरे को जब लोग जाने लगे थे, वुमेंस डे आने वाला है अभी, तो वुमेंस डे पे DLF वुमेंस का एक फंक्शन लगा था अपने के लिए, तो वहाँ से KD करके गए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार वुमेंस डे है, लड़कियाँ ही कॉमिक चाहिए। तो मैं हमेशा इस क्राइटेरिया में मैं ही मिलती हूँ लोगों को, तो मैं बहुत लकी रहती हूँ उस जगह पे। तो उन्होंने बोला वुमेंस डे है, लड़कियाँ ही परफॉर्म करेगी, तो तुम चले जाना। कि ठीक है, मैं गई वहाँ पर, और मेरे पास मैंने मैं इंटर्नशिप करती थी, तो मैंने 2-4 ऐसे जोक लिखे कि लड़कियाँ सॉरी क्यों नहीं बोलती, ये वो, कि वो लोग मेरे साथ आ जाए। तो वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस थी, मतलब 300-400 लोग थे, सारे एम्प्लॉयज़ थे। तो मेरे को बहुत मतलब वो शो तो बहुत अच्छा हुआ कि लोगों को बहुत मज़ा आया, किल हुआ। बेस्ट पार्ट ये था, मैं वॉशरूम गई वहाँ से निकल के, और मैं वॉशरूम गई तो जो वो लेडीज़ नहीं होती जो काम करती है, जो वॉशरूम देखने बैठी थी, उन्होंने कहता है यार आपको पैसे देके बुलाया इन्होंने और मुझे पैसे नहीं मिले थे, मुझे सिर्फ वो टाइम मिला था कि नहीं। तो उसने कहा कि यार आप बहुत अच्छा लगा मेरे को फ़ोटो दोगे, तो वो ऐसे काम करती थी, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो ली थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जोक तो जैसे शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तब कोई जो मतलब तुमसे पहले जो कर रहे हो तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि स्टेज पे जाओ तो पहले ही 1 मिनट में खुद का ही मजाक बना दो, है ना। तो फिर वो लोग अगर बाद में उनका भी कुछ तुम बोलोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसने खुद का ही बना लिया। तो मेरा एक जोक था खुद पे ही, कि सुनील नाम से ही मैं बनाया था कि इसका मतलब होता है डार्क ब्लैक करके, है ना। फिर मैं थोड़ा रुकता हूँ तो लोग देख के हंसने लगते हैं। तो फिर यहाँ पे अहमदाबाद को मैंने रिलेट कर दिया था कि स्कूल में सब मेरे को कालूपुर ऐसा टीचर ही आपको बोली अरे वो कालूपुर वाला है। हाँ, तो एक वो था शुरुआत में, ये ओपनिंग जोक मेरा रहता था, वो बहुत अच्छा लगता था इससे वो शुरुआत करने में। और उसके बाद तो फिर वो जो तुमने देखा है सर्फ एक्सेल वाला है, वो ऐसा जोक है कि हर जगह कर सकते हैं। कुछ होते हैं कि कॉर्पोरेट शो अगर कर रहे तो वहाँ पे नहीं कर सकते, वो वहाँ भी कर सकते हैं, वो कॉलेज में भी कर सकते हैं, इसीलिए वो फेवरेट जोक था। और अच्छा शो वैसे तो 2 से 3 है, मैं तीनों बताऊंगा। अब बताओ आंसर किसका लंबा है। तीनों बताऊंगा। फर्स्ट ऐसा वो होता है ना कि यार ऑडिटोरियम में 650 लोग सामने बैठे हैं। फर्स्ट होता मैं किसी जीवेशु आलूवालिया है, अगर तुम उनको जानते हो तो, हाँ, उनका शो ओपन कर रहा था और उनकी ऑडियंस एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वो 30 से 45 ऐसा उस एज ग्रुप में आता। तो वो जब हंसे थे, मैं वो वीडियो जब देखते हैं कि इतना अच्छे से हंसे, वो एक फेवरेट था। सर ऐसा कोई वियर्ड कमेंट या ऐसा कुछ भी जैसे आपका सही नहीं गया वो सेट, या आपको वो मिनट्स आपकी सही नहीं गई, फिर आप नीचे चले गए, आपको पता चला कि हाँ अब भाई मेरे ऊपर कमेंट्स चालू है, अब लोग मेरे को रोस्ट कर रहे हैं, बस मजे कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो सर ऐसा आप क्या करते थे फिर उस सिचुएशन में? अरे सब कुछ लाइव में YouTube पे तो डालते ही नहीं है ना। लाइव शो में अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, हमने कोई गांधीनगर में कॉलेज है, वहाँ पे मैं, रुचि और हमारे साथ एक और था, सुबह में होता था, हम तीनों गए। फर्स्ट में था DICT कॉलेज था, फर्स्ट में था, तो वहाँ पे 2500 स्टूडेंट बैठे, उनको जोक सुनने ही नहीं थे, उनको ऐसा कि हमसे बात करिए। वो मैं जाके जोक शुरू किया, उनको नहीं सुना था, उनसे थोड़ी बहुत बातें की। जैसे ही स्टेज से उतरा और उस शो से पहले ही मैं शायद इसको और बोला था कि आज तक मुझे कभी गाली नहीं पड़ी है।
जैसे ही उतरा मेरे को इंस्टा पे किसी का मैसेज आया कि भाई बहुत ही खराब था। तो मैं उसको बस इतना सा लिखा कि आप करियर चेंज नहीं करने का, बस वो शुरुआत थी मेरे को। उसके बाद तो अभी जो रिसेंट मैंने रील डाला था प्रिंस वाला, वो कुछ 6 मिलियन चले गए, है ना। हाँ दिलीप भाई परमार, आगे 600-700 लोग काम प्रिंस करते दिलीप हैं। भाई को, दिलीप भाई परमार। तो परमार है। हाँ तो उस पे वो होता है ना शुरुआत में कि यार मेरा कुछ रील नहीं चल रहा है। मैं 3 मिलियन के बाद मैं कहा अब ये रुक जाए तो अच्छा है। अब बस हो गया। हाँ 1 पॉइंट आता है। हाँ, एक मिनट डाल रहा है, हो गया भाई। तो मेरे को कमेंट नहीं पढ़े, छोड़ थक गए अब। हाँ, मुझे नहीं पता था इतने सारे प्रिंस। और कोई सारे प्रिंस ऑफेंड हो गए। सब लोग प्रिंस को टैग कर रहे हैं। प्रिंस कोई कोई तो अच्छे से वो मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। प्रिंस किसी ऑफेंड किसी को जोक की खराब वजह से लगा। नहीं हुए थे, प्रिंस ऑफेंड अपने दोस्तों की वजह से हुए। उनके दोस्तों ने जीना आराम कर दिया बोल रहे यार उनका। कि मेरे को दिन में 20 बार ये रील आ रही है तो डिलीट कर दे। प्रिंस तो शायद हंस के आगे बढ़ गया था, उसके दोस्त नहीं बढ़ पाए आगे। आप जैसे बचपन में आपने कहा आप टीवी में देखा करते थे कॉमेडी, अब आप खुद कॉमेडी कर रहे हैं, तो तब से लेके अब तक आपके नज़रिए से कॉमेडी फील्ड में क्या इवॉल्व हुआ है, क्या इवोल्यूशन आया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यार मेरे को इवॉल्व का तो पता नहीं, मेरे को बस इतना लगता है कि कंटेंट छोटा होते जा रहा है। कि पहले लोग टीवी में एक इतना देर देख लेते थे, फिर यूट्यूब में अगर 10-12 मिनट का वीडियो आ गया तो देख ले। अब तो रील्स पर आ गए, उसमें भी अगर 1 मिनट की वीडियो है तो उसमें भी वो कहते हैं कि भाई 10 सेकंड में फनी दिखाओ, दिखाता है। तो बहुत टाइम, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है कि वो। और जबकि कॉमेडी ऐसी चीज़ है कि एक जोक पे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो सेट लिखा है, उसके ऊपर पीछे की कहानी है, तो वो अब रील वायरल हो गई, मेरी भी रील वायरल हो गई, इसकी भी, वो बात वीडियो तक पहुंचे और कोई इंसान पूरा वीडियो देखे तो वो आपका फैन बनेगा, तो वो आपको वो पसंद करेगा। वरना तो हम दिन में कितने, और वो लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस को कंटेंट क्रिएटर समझ लेते हैं कि अच्छा रोज डाल, अरे रोज कैसे डाल दे भाई आप, हमें थोड़ा सा खर्चा ही इतना होता है हाँ, कि रिकॉर्डिंग में जनरली बहुत ही महंगा पैशन है कॉमेडी। हाँ बहुत महंगा पैशन है। सिंगिंग जितना तो नहीं, पर ये महंगा तो है। महंगा है मतलब एटलीस्ट अहमदाबाद में तो चलो बहुत अच्छा सीन है कि यहाँ पर आपको कम पे करने पड़ते हैं। आप दिल्ली मुंबई जो नहीं करने पड़ते, मतलब 10-20 रुपए करने पड़ जाते हैं। उसमें भी गिन लिया भाई। ये तो ऐसे मुंबई में नहीं। 200-250 तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मुझे आपको परफॉर्म खुद करना है, बंदे खुद नीचे से ढूंढ के लाना है और उसके 150 रुपए भी देने हैं कि मुझे हाँ ऑडियंस भी खुद लानी होती है और मुझे चांस देता है कि ये बात है। उसके बाद जब आप वीडियो लेने जाओ तो उसके अलग खर्चे, तो महंगा तो इसलिए जॉब नहीं छोड़ता कोई कि भाई जब तक ये कुछ नहीं। मैं दिल्ली में होता तो अब तक छोड़ दिया होता कॉमेडी। इतने तो पैसे ही नहीं थे मेरे पास। जब मैं परेशान थी तब तो पापा से पैसे आते थे, तो जब मैं ज़्यादा माइक इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं कमाती नहीं थी। जब कमाने लगी तो दिल्ली छूट गया और फिर मुझे ये चीज़ यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर ये मामले में बहुत अच्छा है अहमदाबाद कि आप माइक्स कर सकते हो अगर आप अच्छा करते हो, तो ये है अहमदाबाद में थोड़ा सा वो चलता है सभी कि अच्छा करते सब हैं, अच्छा करते कोई खराब नहीं हैं, थोड़ा बहुत ऐसा है। सभी अच्छा करते हैं थोड़ा सर एक ऐसी एडवाइस या ऐसा कुछ जो आप अपकमिंग जो लोग आ रहे हैं अभी ये इंडस्ट्री में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाह रहे हैं उनके घर वालों को समझाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि इस वे से आप जाओगे तो आपको सक्सेस मिलने या मतलब आपको माइक या ओपन माइक एक शोज या उसमें आप करियर बना सकते हो, ऐसा कोई एडवाइस आप दे सके तो? स्टार्टिंग में तो ऐसा है ना कि स्टार्टिंग के कुछ साल वो कितने भी हो सकते हैं, वो 6 महीने भी हो सकते हैं, वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। तुम पे डिपेंड कर रहा है तुम कैसा कर रहे हो, कैसे अपने आप से कर रहे हो। कि इस चीज़ को बहुत जल्दी ऐसा एज ए करियर नहीं सोच लेना क्योंकि इसमें ही करियर बनाऊंगा, है ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता अभी तक। लोगों को 3-3, 4-4 साल बाद पता चलता है कि अरे अब मेरे को जॉब करना पड़ेगा। वो चीज़ें हो जाती है। शुरुआत में एज ए हॉबी स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे पता चलेगा स्टेज पे जब जाओगे, है ना, कि स्टेज प्रेजेंस कैसा है, जोक कैसे है, लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं सामने। फिर पता चलेगा कि चल मैं इस चीज़ को और आगे ले जा सकता हूँ। वरना फिर एक चीज़ और हो सकती है कि इस चीज़ को हम जॉब के साथ साथ भी लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं।
क्योंकि अगर इसी पे डिपेंड हो गए तो वो कुछ नहीं, वो स्ट्रेस ही बढ़ेगा फिर। ये चीज़ें हैं। मेरा तो ये एडवाइस है कि मत करो कॉमेडी। ये मुझे चीज़ नहीं तो चाहिए है। कंपटीशन। ये चीज़ पर ऐसा करना है तो ओपन माइक्स करो। और ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जब कोई नया नया ओपन माइक में आ जाता है उसे 20-30 ओपन माइक के बाद पता चल जाता है कि उसके लिए कॉमेडी बनी है या नहीं बनी। और दिक्कत तब आती है जब उसे पता नहीं चलता कि अब तो 2 साल हो गया भाई। तो अपनी छोड़ सकते हैं। हाँ, फिर वो भी हो जाता है ना। वही मैंने बोला ना, आदत बहुत गंदी है स्टेज पे चढ़ने की। बट ये चीज़ है कि ओपन माइक ही हर जगह पर ही होते हैं आजकल, तो ऑलमोस्ट सारे शहर में ही होते हैं। तो आप जितना ढूंढोगे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। ज़्यादा तो मैंने तो ऑनलाइन शुरू किया था कि मेरे फीड पे ना, इंस्टाग्राम फीड पे वो बिस्वा कोर्स बेचने आ गया था। बिस्वा कल्याण कॉमेडियन है, उसका फ्रंट रो में कोर्स आया था, राजू श्रीवास्तव का भी आया था। तो मैंने ऐड देखी थी, मैंने कहा हाँ इसे तो मैं जानता हूँ, राजू श्रीवास्तव वगैरह को। तो ऐड देखी तो उधर से पता चला ओपन माइक्स होता है। तो उधर मैंने पहली बार ऑनलाइन किया। फिर पता चला कि ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, सिर्फ राजू श्रीवास्तव ही नहीं है, वैसा शहर में बहुत लोग हैं। तो जैसा इसने बोला कि बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर पता चल जाता है कि मेरा कैसा जा रहा है, क्योंकि एक शो पे अगर 10 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, 3-4 लोग का जैसा गया वैसा मेरा नहीं गया, या मेरा उनसे अच्छा था, या मेरा उनके जैसा था, या उनसे खराब था। अगर बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही जा रहे हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि करना है कि नहीं करना। लेकिन इसमें भी वो एक दिक्कत ये आती है कि जब भी परफॉर्म करते हैं तो 3-4 खराब जाते हैं, फिर एक माइक ऐसा आता है कि उसमें ऑडियंस नशे में ही आ जाती है। वो हंस देते हैं, फिर पता चलता है कि ओह मेरे को तो यही करने का है। ये सारी चीज़ें होती हैं। खुद ही को पता चलता है। स्टैंड अप छोड़ना एक बार करने के बाद छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो ऑडियंस को भी आपकी आदत हो गई होती है कि ऑडियंस को तो नहीं, हमें आ जाती है, हमें वो वैलिडेशन की आदत हो जाती है कि यार वो अब तो जोक आ रहा है, डोपामिन हिट होता है, तो वैसा बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होता है। और मेरे को तो अभी इम्पॉसिबल ही है कि अब अहमदाबाद वालों पैसा ओपन माइक का पैसा चार्ज करने लग गए तो शायद। और एक लास्ट क्वेश्चन कि आपको, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, मतलब व्हाट काइंड ऑफ जोक्स उनको, ऐसा कौन सा जोक जो ज़्यादा ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आता है? कॉमेडी ऐसा आर्ट फॉर्म है कि बहुत ही सब्जेक्टिव है। जैसे कि आपको जो फनी लगेगा वो सर को फनी नहीं लगेगा, सर को जो फनी लगेगा वो आपको फनी नहीं लगेगा। इसलिए इतने सारे ऑप्शंस है कॉमेडियंस को। वही चीज़ है कि यार सभी लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सभी की अलग ऑडियंस होती है। जैसे कि मेरी अलग ऑडियंस है, मेरे जोक्स की अलग ऑडियंस है, इसके जोक्स की अलग ऑडियंस है, वैसा। यार मेरे को ऐसा लगता है अब हर चीज़ का एंगल है कि अब कॉर्पोरेट पे है तो कॉर्पोरेट पे जोक्स लिखने वाले भी बहुत लोग हैं, वो किसी कॉमेडियन पे हंस रहे हैं। जैसे राहुल सुब्रमण्यम उधर बहुत किल करता है भाई कॉर्पोरेट वाली लाइफ पे। अगर मैं भी 6 महीने बिताई हूँ, मैंने उसके 2-4 जोक्स में मेरे को बहुत फनी लगता है कि भाई कितना तो हर जगह फील करता है, हाँ मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा, लगता है। हाँ वो बहुत अच्छा है भी। पर कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा लगता है कि एकदम टक्कर लेता है कि भाई ये तो होता ही है साथ में। कुछ होते हैं रिलेटेबल, उनको रिलेटेबल स्टैंड अप, हाँ रिलेटेबल, उनको बहुत पसंद होते हैं ऑडियंस को कि हमारी बात कर रहा है वैसा। हाँ वो रिलेटेबल कॉमेडी बहुत चलती है। रिलेटेबल, ये बात है, रिलेटेबल कॉमेडी बहुत चलती है। इवन आप रील्स में भी देखोगे तो जो नॉर्मल रील्स भी बनते हैं वो रिलेटेबल में ही ज़्यादा चलते हैं। तो अब हम रैपिड फायर शुरू करते हैं। लव और मनी। मनी लव विथ मनी एक तो नहीं चूज करना मेरे को। मनी विथ लव, लव और फेम। फेम, मनी आ जाएगा। के साथ साथ मनी। फेम फूडी और नॉन फूडी। फूडी मैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो जो नजदीक मिलेगा जो वो खा लेंगे। वेकेशन ट्रिप कुड बी लग्जरियस और एडवेंचरस। लग्जरियस होना चाहिए, एडवेंचर, लग्जरियस। रिकॉर्डिंग इन लाइव या इन परफॉर्मेंस। स्टैंड अप लाइव स्टैंड अप। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ। तो स्कूल लाइफ अगर देखने जाए तो 11th 12th फिर कॉलेज लाइफ, ये कॉलेज लाइफ। वेस्टर्न कल्चर और ट्रेडिशनल कल्चर। ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल। अच्छा प्रैक्टिस और then परफॉर्मेंस और जस्ट गिविंग अ परफॉर्मेंस। इट्स स्पॉन्टेनियस। प्रैक्टिस मीन्स जो हम ओपन माइक करते हैं वो एक प्रैक्टिस ही है भाई।
सर साइलेंट ऑडियंस या फिर फनी ऑडियंस, जैसे कि साइलेंट ऑडियंस मतलब वो एक पॉइंट पे आपको रिवर्ट कमेंट नहीं कर, आपके चालू जोक एक बार खत्म हो जाए उसके बाद आपको कमेंट्स दे रहे हैं, या फिर ऐसी ऑडियंस की जो आपको चालू में बस टोके जा रहे या कमेंट्स दे रहे हैं, वैसा कुछ? या मेरे को फ्रैंकली क्राउड वर्क इतना पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है क्राउड वर्क करने से, जो ऑडियंस ओवर एक्साइटेड होती है ना, वो मेरे को बिल्कुल हाँ, जो हर बात पे हंस रही है। हाँ, कुछ ऑडियंस ऐसा होते हैं कि वो आ जाए ना तो सपोर्ट करने के लिए जो आ जाते हैं। हाँ, और उन्हें कुछ बोल दे तो भाई बहुत फट जाता है रूम। हाँ, वो ऑडियंस पसंद है। कॉम्प्लीमेंट्स आफ्टर द जोक और कॉम्प्लीमेंट्स बिटवीन द जोक? आफ्टर द जोक, आफ्टर द जोक। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट भाई। इंट्रोवर्ट। डिपेंड करता है लोग कैसे हैं। Thank you sir for giving your precious time to us, and thanks for being for the interview. Thank you so much.